देखिए बच्चों, आज हम लोग श्वसन के बारे में बात करेंगे। श्वसन किस तरह से होता है, श्वसन क्या है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये सारी बातें आज चर्चा करें। अब हम बात कर रहे हैं श्वसन। इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो श्वसन की अगर हम बात करें, अगर उसको परिभाषित करें, तो श्वसन एक प्रकार का जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी भी भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण होने के पश्चात ऊर्जा एटीपी के रूप में बाहर निकलती है। अर्थात कहा जाए श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है और बाई प्रोडक्ट के रूप में जिस तरह से प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, उसी तरह से इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। इतनी बात समझ में आई? यानी कि श्वसन एक प्रकार का ऑक्सीकरण है। अब बात आती है यहाँ पर कि श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है। तो आप सभी लोग जानते हो, जितने भी जीवधारी हैं सभी श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे। पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। जंतु कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन। ऐसा हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? क्योंकि श्वसन एक प्रकार का ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण में हमेशा ऑक्सीजन ली जाती है। इसलिए जब भी कभी यह बात हो कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है, चाहे वो जो भी जीवधारी हो, सारे जीवधारी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अब दिमाग में ये आ रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कब लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में। देखिए रिएक्शन देखो, प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन है वो इस तरह से होती है। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल आपको पढ़ाया जा चुका है पिछले क्लास में, और यहां पर कोई भी लाइट हो सकती है और यहां पर भोज्य पदार्थ में यहां पर ग्लूकोज C6H12O6 का फॉर्मेशन हो रहा है और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलती है। तो यहां पर आप देख रहे हो इस रिएक्शन में ये प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है। अगर हम श्वसन की बात करें तो श्वसन में ये बना हुआ जो भोज्य पदार्थ है, जरूरी नहीं कि यही भोज्य पदार्थ लिया जाए, जरूरी नहीं है कि यही भोज्य पदार्थ लिया जाए। लिपिड और प्रोटीन भी ऐसी स्थितियां कभी उत्पन्न होती हैं शरीर में जीवों के अंदर, तो लिपिड और प्रोटीन का भी रिस्पायरेशन होता है अर्थात श्वसन होता है और उसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी बाहर निकलती है। तो अगर हम इसी को जस्ट कर दें तो ये हो गया भोज्य पदार्थ C6H12O6 ग्लूकोज हमने लिया यहाँ पर, और इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा क्योंकि श्वसन एक प्रकार का ऑक्सीकरण है और ऑक्सीकरण में हमेशा कौन सी गैस ली जाएगी? ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन हमने लिया, बैलेंस कर ले, 6 मॉलिक्यूल ले लिए और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकालते हैं और साथ ही साथ ऊर्जा किस रूप में निकलेगी? एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ये एक प्रकार के एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं। अब यहां पर बात आती है कि कभी कभी दिमाग में बहुत से बच्चों के आ जाता है कि पौधे श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड केवल प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं। किसमें लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जितने भी जीवधारी हैं इस ब्रह्मांड में, जितने भी जीवधारी हैं, सारे के सारे जीवधारी श्वसन क्रिया में हमेशा ऑक्सीजन गैस लेंगे। इतना दिमाग में बना लीजिए। संदीप समझ में आ रहा है? तो श्वसन क्रिया में हमेशा कौन सी गैस ली जाएगी? ऑक्सीजन। पौधे हो या जंतु, सभी के सभी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेंगे और निकालेंगे कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में निकालते हैं और मनुष्य और अन्य जंतु भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और
ऑक्सीजन कब पौधे निकालते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब यहाँ बाई प्रोडक्ट के रूप में, उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं पौधे। और यही ऑक्सीजन हम लोग श्वसन में लेते हैं, पौधे भी यही लेते हैं। पौधे भी श्वसन में यही गैस लेते हैं, ऑक्सीजन जो निकली हुई है प्रकाश संश्लेषण से, और यही हम लोग भी लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग और पौधे दोनों निकालते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में पौधे यूज कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए बैलेंस बना रहता है। उधर प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकल रही है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड से श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। इतनी बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो श्वसन एक बार फिर से समझ लीजिए, श्वसन एक जैव रासायनिक अपक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज है, लिपिड है, प्रोटीन है, ये हो सकते हैं। ये अपघटित होकर के, आपको पहले मैं बता चुका हूं कि पाचन की क्रिया के पश्चात ये अपने अवयवी पदार्थों में टूट जाते हैं, छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। जैसे प्रोटीन है तो अमीनो एसिड में टूट जाएगा, अगर लिपिड होगा तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। ये आगे जाकर के जार होंगे कोशिका में पहुंचते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो यह कहा जा सकता है कि श्वसन एक जैव रासायनिक अपक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है, निर्मुक्त होती है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलते हैं। अब दिमाग में बनता होगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीजन कहां से आती है, हमको मिलती कहां है? श्वसन में, ब्लड के माध्यम से हम लोग सांस लेते हैं ना। अभी जब आपको मनुष्य का श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको ये समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से ये ऑक्सीजन जाकर के ब्लड में मिल जाती है, और मिलने के पश्चात सब संपूर्ण कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है ऑक्सीजन। और निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये ब्लड ले लेता है, और लेकर के फिर से हम जब सांस लेते हैं तो बाहर निकलता है। ये तो हो गया, लेकिन जल क्या हुआ? जल तो अभी कोशिका के अंदर बचा रह गया। तो क्या होता है, जल यहां से निकल करके ये भी ब्लड के माध्यम से पहुंचता है और छनता है। कहां? किडनी में। किडनी में छन गया, छन करके क्या हो गया? यूरिन बन गया। इसीलिए क्या होता है, जब भोजन पचता है तो हम लोग पानी न पीते हुए भी पानी बनता है और यूरिन के रूप में, पेशाब के रूप में बाहर निकलता है। क्यों? पानी बन रहा है। हम लोग सांस लेंगे, अगर भोजन किए तो पानी निकलेगा, क्योंकि श्वसन में पानी बनता है। तो होता क्या है कि भोजन पचना शुरू हुआ तो जल भी बनना शुरू हुआ। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अब इसके बाद जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह सिद्ध किया था, पौधों में यह सिद्ध किया था 1777 में सीले नामक साइंटिस्ट ने सिद्ध किया था कि पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और एक साइंटिस्ट थे क्रुक्स नामक साइंटिस्ट थे। क्रुक जो थे, इन्होंने 1615 में इन्होंने सर्वप्रथम डिस्कोर्स किया था, बताया था कि श्वसन क्रिया में जंतु ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जंतु ऑक्सीजन गैस लेते हैं श्वसन क्रिया में। जबकि सीले नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम 1777 में बताया था कि पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। उन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। कितनी बात समझ में आई? अब इसके बाद आता है श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो श्वसन दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन हिंदी बोलते हैं वायवीय श्वसन, या इसी को बोलते हैं ऑक्सी श्वसन या ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन या अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। दो तरह का होता है। अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें
एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है यह ऐसा श्वसन होता है जिसमें भोज्य पदार्थ का कंप्लीट ऑक्सीकरण होता है, अर्थात भोज्य पदार्थ का पूर्णतया ऑक्सीकरण हो जाता है, और यह ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी कि वह ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऐसे कह सकते हैं वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और भोज्य पदार्थ का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है, ऐसे श्वसन को हम वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यानी कि द रेस्पिरेशन इन विच कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज अकर्ड ऑफ एनी सेलुलर फ्लूइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होना ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहलाता है। इतनी बात समझ में है? किसी कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से समझ लीजिए, वह श्वसन जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, ऐसे ऑक्सीकरण को हम वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम? सबके समझ में आ गया? दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन या अनाक्सी श्वसन। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है और भोज्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण, अर्थात पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण उसका नहीं। अब दोनों में अंतर क्या है? अगर पूछा जाए ऑक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन अर्थात वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन? तो क्या बताएंगे? वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वायवीय श्वसन में भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। तीसरा अंतर, वायवीय श्वसन में ऊर्जा बहुत ज्यादा निकलती है, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा, ये अंतर हो गए। किसी कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से अंतर समझ लीजिए, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वायवीय श्वसन में भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में भोज्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तीसरा है, वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज्यादा निकलती है, अवायवीय श्वसन में कम निकलती है। समझ में आ रही बात? राजीव तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? पीछे देख रहा है घूम करके, है क्या राजीव? पीछे घूम के कहा देख रहा है? बहुत खूबसूरत बैठा हुआ है का कोई? चलो इधर आगे देखो। इतना अंतर समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? सबके समझ में आएगा दोनों में क्या अंतर है, दोनों क्या होता है। अब इसकी हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। श्वसन की, हिंदी में बोलेंगे श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रियाविधि की यदि हम बात करें तो इसके दो स्टेप होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा होता है ऑक्सी एल्बिक या ऐसे कह सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। दो चीजें होती है। अब बात यहां पर आती है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का एक नाम और है EMP,
पाथवे, इसका एक नाम और कॉमन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन एक नाम और है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। अब है क्या? अब हम भोज पदार्थ ले रहे हैं, क्या? ग्लूकोज। क्या ले रहे हैं? ग्लूकोज। इसका किस तरह से ऑक्सीकरण होता है वो आपको पहले समझना है, चाहे वो एल्बिक रिस्पायरेशन हो या एनएल्बिक रिस्पायरेशन, दोनों की बात कर रहे हैं। इसका जब इसका अपघटन शुरू होता है श्वसन में, तो पहले क्रिया होती है ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है? तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का पहले पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में अपघटन हो जाता है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल के संश्लेषण की क्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की क्रिया को या संश्लेषण होने की क्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसे ईएमपी पथवे भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जर्मन साइंटिस्ट इम्बडेन मेयर ऑफ एंड पारानस नामक जर्मन साइंटिस्टों ने सर्वप्रथम इस ग्लाइकोलिसिस को की खोज किया था, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे के नाम से जाना जाता था। इम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पारानस पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसे कॉमन रिस्पायरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यह एल्बिक रिस्पायरेशन और एनएल्बिक रिस्पायरेशन दोनों में समान रूप से होता है, इसलिए इसे कॉमन रिस्पायरेशन के रूप में जाना जाता है। अर्थात चाहे एल्बिक रिस्पायरेशन हो या एनएल्बिक रिस्पायरेशन हो, दोनों में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी। इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन रिस्पायरेशन। कोई प्रॉब्लम? सबके समझ में आ रही बात? इसे हम साइटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह क्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया गया है, कोशिका के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पिछली कक्षाओं से पढ़ के आए हो। तो कोशिका का साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। बात समझ में आ रही ना? तो ये कहाँ क्रिया संपन्न होती? कोशिका द्रव में, अर्थात साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, इसलिए इसको साइटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के संश्लेषण की प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इस ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसको सर्वप्रथम जर्मन साइंटिस्ट इम्डेन, मेयरहॉफ एंड पारानस साइंटिस्टों ने डिस्कोर्स किया था, खोजा था। इस वजह से इसका नाम ईएमपी पथवे के नाम से भी जाना जाता है। इसे कॉमन रिस्पायरेशन भी कहते हैं, क्योंकि यह एल्बिक रिस्पायरेशन और एनएल्बिक रिस्पायरेशन दोनों में समान रूप से संपन्न होती है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम? सबकी बात समझ में आ गई? इसे साइटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन इसलिए कहा जाता है, क्योंकि
यह अभिक्रिया साइटोप्लाज्म में कोशिका के संपन्न होती है, अर्थात कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इस वजह से इसे हम साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ग्लूकोज से क्या बन गया? पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ध्यान से समझिएगा। यहां ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न हो गई, पायरुविक एसिड बन गया। यदि इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अगर इस पायरुविक एसिड को, भाई ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया दोनों में हो रही है, अगर इसे ऑक्सीजन मिलेगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अर्थात पायरुविक एसिड आगे क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड दो चरणों में संपन्न होता है। यह पहला नंबर होता है इसमें, ए नंबर, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है और बी नंबर होता है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। अर्थात यहां पर ध्यान से समझिए, पायरुविक एसिड बना, यदि पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलता है तो पहले एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। यह भी कोशिका द्रव्य में ही बनता है। इसके बाद कोशिका द्रव्य से एसिटिल कोएंजाइम जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल संपन्न होता है। और क्रेब्स चक्र के द्वारा एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 30 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में 8 एटीपी बनते हैं। तो टोटल एटीपी कितने हो गए? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से, कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 38 एटीपी एनर्जी रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अर्थात कहने का मतलब है, यदि पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिली तो ऑक्सीजन मिलने के बाद पहले एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है, फिर एसिटिल कोएंजाइम ए कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने के पश्चात क्रेब्स साइकिल संपन्न होती है। तो जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे और बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तब आपको वहां पर विस्तार से आपको क्रेब्स साइकिल क्या होता है, फिर क्रेब्स साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, वो सारी चीजें वहां पर आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, जानेंगे। जब जो लोग नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा कि एसिटिल कोएंजाइम के बाद क्रेब्स साइकिल किस तरह से संपन्न होता है, एटीपी का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको वहां पर उन कक्षाओं में बताया जाए। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पर सिर्फ एक चीज समझना है कि यदि ऑक्सीजन मिलेगा तो आगे ये ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड होगा और एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण होगा और क्रेब्स साइकिल के द्वारा एटीपी का निर्माण होगा। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से इस क्रेब्स चक्र के द्वारा 30 एटीपी का निर्माण होता है और ग्लाइकोलिसिस से 8 एटीपी का निर्माण होता है। इस तरह से ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनेंगे? 38 एटीपी का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस में कितने एटीपी लगते हैं? 18। कितने लगते हैं? 18। और यहाँ बन कितने रहे? 38 बन रहे। यहाँ पर सीधा सा एक मोटे सा समझना है केवल कि अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और क्रेब्स साइकिल संपन्न होगा। क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा और एटीपी बनाएगा। इतना मोटा मोटा समझना है। बाकी और विस्तार से इसको समझने के लिए नीट की कक्षाओं में या 12th की कक्षाओं में आपको इसको जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए, यहां पर तो बात हो गई एटीपी का निर्माण हो गया। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। उसकी दो स्थितियां हैं, दो या ज्यादा हो सकती है। उसमें होता क्या है कि ग्लूकोज के बाद पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड एथिल एल्कोहल का निर्माण करता है। क्या करता है? एथिल एल्कोहल बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस ऊर्जा बनाता है। यहां पर जो रिएक्शन दी हुई है
ये कंप्लीट ऑक्सीकरण की ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम किलो कैलोरी में अगर बात करें तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा एक इतने एटीपी में रहती है। लेकिन जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन से पायरुविक एसिड से एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बाहर निकलती है और यह 28 किलो कैलोरी ऊर्जा ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से आती है। तो सीधा सा समझ में आ गया, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऊर्जा कितनी निकलेगी 673, एनएरोबिक में 28, कितनी कम निकलेगी। घटना नहीं है कोई चीज, समझ में आ गया ना। एनएरोबिक में कितना है 28 किलो कैलोरी ऊर्जा, कंप्लीट ऑक्सीकरण भी नहीं। और यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट ऑक्सीकरण भी हो गया, ऊर्जा भी ज्यादा नहीं, और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ी। और यहां पर ऑक्सीजन जब इसको नहीं मिली, यानी अर्थात अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया हो। अगर यही क्रिया कोशिका के बाहर संपन्न हो तो उसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं किण्वन। जैसे शराब वगैरह बनती है ना, तो कार्बोहाइड्रेट से, जैसे अंगूर की शराब बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। ग्लूकोज होता है या फ्रक्टोज होगा, और भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन होगा, एथिल अल्कोहल बने। समझ में आ रही है कि नहीं। एक चीज और आपने कभी देखा होगा, आटा मान लीजिए है, आटा को रख दीजिए आप, कुछ समय बाद क्या होगा, अगर गर्मी का सीजन होगा तो क्या फूल जाएगा और उसमें स्मेल आने लगे, होता है, खट्टा हो जाता है। ये भी देखा होगा। तो क्या होता है, फूलता क्यों है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है उसके अंदर। जो बेकरी इंडस्ट्री जितनी भी होती है, जो ब्रेड आप लोग खाते हो और सुबह सुबह से ब्रेड वाले चिल्लाते हैं ताजी ब्रेड, ताजी ब्रेड, ताजी ब्रेड नहीं होती, सड़ी ब्रेड होती है। आटा को पहले खूब सड़ाते हैं, सड़ाने के बाद ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसमें छेद कर देता है। तो वो जो ब्रेड में छेद रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से छेद रहता है। समझ में आ रही बात की नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, छेद हुआ, तो वहां पर क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, किण्वन की क्रिया होती है कि उस कोशिका के बाहर है, कोशिका के बाहर होता है। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ये सेलुलर और इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों हो सकता है, बाह्य कोश की, अंतः कोश की, दोनों तरह का होता है, उसमें भी यही क्रिया होती है। तीसरी बात, हम लोग जब कभी बहुत दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद क्या होता है, हमारे पैर जो है थक जाते हैं, होता है ना कि यार बहुत थक गए, तो पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है, और लैक्टिक एसिड जा करके हमारी जो मसल्स होती हैं, आपको पढ़ाया गया है, मैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं उनमें जाकर संचित हो जाता है, और जहां वो संचित हो गया तो क्या हम लोगों को थकान महसूस होती है। तो दो स्टेप हो गए। एनाएरोबिक के कितने स्टेप हो गए, एक तो लैक्टिक एसिड या अन्य कोई पदार्थ भी बना सकता है, जरूरी नहीं है, और एक अल्कोहल का फॉर्मेशन। कोई प्रॉब्लम, सबके समझ में आ गया। तो इस क्लास के लिए इतना ही पर्याप्त है, बहुत ज्यादा विस्तार से जाएंगे तो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है।